Very good afternoon, dear students, and today our discussion is there on the properties of determinant, and this one is our third lecture on determinant. देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को पढ़ने की जो हमें आवश्यकता है उसका सिर्फ एक ही रीजन है। जब हम किसी भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर रहे होते हैं तो या तो किसी रो के रेफरेंस पे करते हैं या ऑन द बिहाफ ऑफ कॉलम करते हैं, किसी एक के सापेक्ष कर रहे होते हैं उससे। तो कभी कभी कैलकुलेशन बड़ी लेंथी हो जाती है जब हम डिटर्मिनेंट की एक यूनिक वैल्यू को डिफाइन करते हैं। तो सॉल्यूशन को, उस प्रोसेस को बहुत ही इजी बनाने के लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ इनके करैक्टर्स होते हैं जिनसे कि हम डिटर्मिनेंट को बड़ी इजी सॉल्व कर लेते हैं। अगर वो प्रॉपर्टीज हमारे पास नहीं हो तो डिटर्मिनेंट की कैलकुलेशन, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा, बड़ी इजीली हो गई। मगर कभी कभी क्वेश्चंस हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ जाती हैं, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, कि उनको अगर हम उस रेफरेंस ऑफ रो और रेफरेंस ऑफ कॉलम के आधार पर सॉल्व करें तो उसकी कैलकुलेशन बड़ी लेंथी हो जाएगी और बड़ी सोफिस्टिकेटेड हो जाती है। दैट विल क्रिएट अ कन्फ्यूजन इन द माइंड। तो उसको ईजी करने के लिए हमें प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ती हैं। और डियर स्टूडेंट्स, ये है कि भाई साहब हमें प्रॉपर्टी अगर नहीं आती है तो हम कर नहीं पाएंगे, तो ध्यान रखिएगा प्रॉपर्टीज आती हैं तो ही हमें लगानी है, नहीं तो तरीका वही है डिटरमिनेंट को निकालने का। ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए। सपोज करिए आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है और मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ कि मैट्रिक्स को मैं डिटरमिनेंट में चेंज कर लिया है। ठीक है ना। ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये है। सपोज करिए मैंने आपका इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया, इसका ट्रांसपोज लिया, तो ट्रांसपोज लूंगा तो ये ए डैश हो जाएगी और ये मैट्रिक्स बनती है मेरे सामने कि मैंने ये कॉलम को रो में कर दूं या रो को कॉलम में कर दूं, कोई एक प्रोसेस यूज करना होता है। तो मैं C1 कॉलम को R1 रो में चेंज कर रहा हूं। तो देखो कैसे, मैं कहता हूं A11, A21, A31, C2 को R2 में, A12, A22, A32, C3 को R3 में, A13, A23, A33, ये ट्रांसपोज हो गया। ठीक है। और आपसे कहा कि आप इसका डिटरमिनेंट निकालिए, तो आपने इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला तो इसके चारों तरफ ये लगा दिया। दैट मीन्स इसको इस तरीके से चेंज कर दिया। तो ये ऐसे आ गया A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, और आपने इसका डिटरमिनेंट निकाला। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हो जाएगा A11, A21, A31, A12, A22, A32, A13, A23, A33। ठीक है जी। एक मिनट बस, जस्ट अ मिनट होल्ड करिएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आई ये डिटरमिनेंट, और ट्रांसपोज ऑफ ए की जो वैल्यू निकल के आएगी, वो दोनों वैल्यू के डिटरमिनेंट एक बराबर होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना। दैट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स
एंड डिटर्मिनेंट ऑफ अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स आर ऑलवेज इक्वल। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी में आता है, ठीक है ना। दूसरा देखिए, दूसरा एक मिनट जरा, ये डिसबैलेंस हो गया, कहाँ से आंधी आ गई यार ये। ठीक है जी, ये था पहला। दूसरा देखिएगा, इसको अभी आंधी को आना था, घुमा दिया इसको। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, ये कोई आपको मैट्रिक्स दी है A11, A12, A21, A22, और आपने इसके अंदर R1 को R2 से इंटरचेंज कर दिया, तो ये मैट्रिक्स बन जाती है आपकी A1। चेंज हो गई मैट्रिक्स, तो ये बन गई R2 को R1 से, तो आपकी A12, रो को चेंज किया, मैं कॉलम लिख रहा था कि R2 को R1 की जगह कर दिया, A21, A22, A11, A12। अब आप इसका डिटरमिनेंट निकालें, तो इसका डिटरमिनेंट होता है ये, ठीक है ना। और इसका डिटरमिनेंट निकालें A1 का, ठीक है ना, तो ये माइनस के साथ आएगा। दैट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A, if we make a transpose by the rows or by the columns, तो ये माइनस इंटरचेंज ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के बराबर होगा। दैट मीन्स मैट्रिक्स थी, अगर इसका मैं डिटरमिनेंट निकाला तो ए आता है। अगर मैंने इसका इंटरचेंज किया हुआ है, चाहे रोज को या कॉलम्स को, इसका अगर डिटरमिनेंट निकालूंगा तो जो ए का डिटरमिनेंट था उसकी नेगेटिव वैल्यू के बराबर आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी ही पड़ेगी। प्रॉपर्टी नंबर 2 है, ठीक है। तीसरा देखिएगा, बेसिक चीजें हैं और कुछ नहीं है इसमें, बस सिंपल तरीके सॉल्व करने के लिए। ये देखिए, अगर कोई मैट्रिक्स है आपके सामने इस तरीके से, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, 3/3 की है, तो डिटरमिनेंट के लिए मुझे कहा कि मैट्रिक्स की वैल्यू निकालिए, तो डिटरमिनेंट निकाला तो 3 ऑर्डर का है। अगर ये 3 ऑर्डर का है मगर इसके अंदर ऐसा दिया हो, सपोज करना बस A11, A21, A31, या फिर ऐसे दिया हो A11, A12, A13, A11, A12, A13, A31, A32 और A33, ठीक है बेटे। आपसे का डिटरमिनेंट निकालिए, तो मैंने इसका डिटरमिनेंट लिख दिया। जो आपके रेक्टेंगल थे इनको मैंने स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना, इनको मैंने चेंज कर दिया। डिटरमिनेंट की बात की तो ऐसा करने से हुआ क्या, अब मैं देख रहा हूं डिटरमिनेंट के अंदर मेरा C1 कॉलम C2 कॉलम एक जैसे हैं, या फिर मैं कहूं मेरी R1 और R2 एक जैसे हैं,
तो अगर किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर दो रो या दो कॉलम एक जैसे होते हैं तो आपको डिटरमिनेंट को सॉल्व नहीं करना होता, आपको डायरेक्ट पता होता है कि उसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है ना। इफ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट अ डिटरमिनेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर मैट्रिसेस एंड इन देयर two columns are same, two columns are equal, that means the value of determinant will be 0. If two rows are similar to each other, then the value of determinant will be 0. ये प्रॉपर्टी है, आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। चौथी प्रॉपर्टी देखिए, सपोज करिए एक मैट्रिक्स है आपके सामने A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है ना। और इस तरीके से दिया हुआ, सपोज कर लो, या ऐसे दी हुई है कोई मैट्रिक्स A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये दिया हुआ। आपसे का डिटरमिनेंट निकालिए, आपने लिया डिटरमिनेंट निकालना स्टार्ट कर दिया, ये ऐसे हो गया 0 0 0, A12, A22, A32, A13, A23, A33। ठीक है ना। चाहे इसको ले लेते हैं, डिटरमिनेंट निकालिए, तो आपने लिख लिया ऐसे 0 0 0, A21, A22, A23, A31, A32, A33। आपसे का डिटरमिनेंट निकालिए। अगर किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यूज में कोई भी एक कॉलम पूरा 0 हो तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है, आपको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं होती। या कोई भी ऐसा डिटरमिनेंट जिसकी पूरी एक रो अगर 0 होती है, वो अगर आप उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता होता है कि उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 था। ठीक है बेटे। ये को देखिए, सपोज करिए कोई वैल्यू दी हुई थी आपको के A11, के A12, के A13, ये A21, A22, A23, A31, A32, A33। आपसे का डिटरमिनेंट निकालो। डिटरमिनेंट निकाला आपने, तो जो के है वो बाहर निकाल लेंगे और वो डिटरमिनेंट ए के बराबर ही होगा। दैट मीन्स ये जो मैट्रिक्स है इसका अगर आप डिटरमिनेंट निकालते हैं तो वह उस पार्टिकुलर एक रो में जो मल्टीप्लिकेशन था उसके डिटरमिनेंट के बराबर ही होगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 थी बेटे, याद रखनी पड़ेगी आपको। अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, देखो इन प्रॉपर्टीज से क्या फ़ायदा होता है, कैसे इजी कैलकुलेशन हो जाती है, और अगर हम किसी ऑन बिहाफ ऑफ रो और कॉलम सॉल्व करते हैं तो वो कितना टफ हो जाता है। देखो बेटे क्वेश्चन लेते हैं, बड़ी एक है क्वेश्चन, देखिए आपको कह रहा है वो कि ए की वैल्यू है x y z, फिर दिया है उसने a b c, फिर दिया है उसने
एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। कहा इसकी यूनिक वैल्यू निकाली है, ठीक है। मैंने देखा 3 ऑर्डर की है, वैल्यू तो निकल आएगी, तो मैंने इसका डिटरमिनेंट निकालना स्टार्ट कर दिया। मैंने इसको इस तरीके से चेंज कर लिया, एक्स वाई जेड ए बी सी, ये एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। एक मेरे पास वो तरीका था जैसे मैं ये करता था, एक्स फिर कौन सा आया, तो मैंने इस तरीके से लिखे थे, आपको पता हो ये तरीका लिखा था। बी कौन कौन से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़कर क्या बचा, बी, ये वाई प्लस बी, ये सी और जेड प्लस सी। और मैं यहाँ पर आया था तो A12 की वैल्यू होती है तो माइनस ए लगाया। पहली रो दूसरे कॉलम को छोड़ के वैल्यू होती थी वाई प्लस वी, ये जेड और ये जेड प्लस सी। फिर मैं इस पे आता था, ये 1 3 होता था तो प्लस आता था, ये वैल्यू है एक्स प्लस ए, और मैं इसको लिखता था पहली रो और तीसरा कॉलम छोड़ के, ये वाई, ये बी, ये जेड और सी। फिर हम इसे सॉल्व करते थे, ये तरीका था। इससे तो निकलेगा ही निकलेगा, मगर आखिरकार हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, इनका क्या फायदा। और मैंने आपको एलिमेंट्री ऑपरेशंस भी बताए थे, उनका क्या फायदा। तो देखो वो फायदा कैसे देते हैं, इन प्रॉपर्टीज को हमने क्यों पढ़ा है डिटरमिनेंट के लिए, वो देखिए। इसको आप सॉल्व करिएगा आगे, मैं इस वाले को आगे बढ़ाता हूं, मुझे सॉल्व इजी करना है। मुझे पता है कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम एक जैसे होते हैं तो उसकी वैल्यू, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि x प्लस ए है, y प्लस बी है, z प्लस सी है, और यहाँ पर x भी है, y भी है, z भी है, a भी है, b है, c है। तो मैं करता हूँ यहाँ पर, मैंने आपको बताया था कि जो इधर लिखा जाता है उसमें वैल्यू चेंज होती है, तो मैं चेंज में लिखा, क्या लिखा कि c1 प्लस c2, मैं चेंज किया तो देखो क्या बनता है, डिटरमिनेंट a इक्वल टू x1 में, c1 में तो कोई चेंज नहीं है तो ये ऐसे लिखा रहेगा, x y z। जो यहाँ होता है उसमें चेंज होता है, तो चेंज किस में, c2 कॉलम में। कौन सा कि c1 प्लस c2, तो c1 की वैल्यू x और c2 की वैल्यू a, तो ये होता है x प्लस a। c1 की वैल्यू y और c2 की वैल्यू v, तो ये होता है ये। c1 में वैल्यू दी है z प्लस c2 है, c2 की वैल्यू है c, तो ये होगा c। और c कॉलम ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, x प्लस ए वाई प्लस बी और जेड प्लस सी। मुझे रूल ध्यान आ गया एकदम प्रॉपर्टी का कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट में कोई 2 रो एक जैसी हो या कोई 2 कॉलम एक जैसे हो तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। ये लो सॉल्व हो गया सर। मगर इसको सॉल्व करने में बड़ा टफ लगेगा, क्यों, ये है फिर इनका मल्टीप्लाई, फिर यहाँ से जाएगा माइनस के साथ, पूरा सॉल्व करोगे तो टाइम लगा। तो हुआ क्या, किसी की कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट को पढ़ना पड़ा। तो देखें क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स आर जनरली दोज अजम्पशंस दैट मेक द कैलकुलेशन ऑफ अ डिटरमिनेंट वेरी सिंपल एंड ईजी। 2 मिनट में आंसर निकला है, ये सॉल्व करना पड़ता, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आप देख लीजिए, मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन और देता हूं जिससे और इजी समझ में आएगा। देखिए कैसे, एक क्वेश्चन है हमारे पास, a माइनस बी डिटरमिनेंट के लिए दिया हुआ है, a माइनस बी बी माइनस सी, a माइनस बी बी माइनस सी और c माइनस ए होगा शायद, हाँ c माइनस ए, फिर दिया b माइनस सी c माइनस ए, यहाँ पर है b माइनस सी c माइनस ए और फिर दिया है a माइनस बी, फिर दिया है c माइनस ए माइनस बी, c माइनस ए माइनस बी, देन b माइनस सी, ये दिया हुआ है। और वो कह रहे हैं इसकी वैल्यू 0 लेके आ जाओ, इसकी वैल्यू 0 है। तो मैंने देखा 3/3 का है, डिटरमिनेंट तो निकल सकता है, तो मैंने इसको डिटरमिनेंट में चेंज कर लिया।
ठीक है ना। मैंने चेंज किया तो ये मैट्रिक्स के रेक्टेंगुलर फॉर्म किसमें कन्वर्ट होगी, टू स्ट्रेट लाइंस में। ये लो साहब। तो एक तरीका थोड़ा लंबा वाला है, मैं रेफरेंस का केस लिया तो कैसे है ये देखिए कि a माइनस बी ब्रैकेट लगाया, पहली रो पहला कॉलम छिपाया तो आपकी वैल्यू होती है c माइनस ए इंटू बी माइनस सी, माइनस बीच में आता है, ठीक है ना, माइनस बीच में आ गया, ठीक है ना, c माइनस ए और b माइनस सी माइनस a माइनस बी इंटू कितना a माइनस बी, ठीक है। इसका इस माइनस के साथ ये ब्रैकेट बंद हो गया, फिर माइनस बी माइनस सी, ये रहा पहली रो दूसरा कॉलम लिया तो बी माइनस सी माइनस, ठीक है ना। तो ये किया तो क्या हुआ, यहां से b माइनस सी माइनस सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी, ये हो गया। फिर माइनस सी माइनस ए ये है, सॉल्व कर लो, करते रहो। अब हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर एक जैसे होते हैं तो जीरो होता है, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम पूरा जीरो हो तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। मैं इसको देख रहा हूँ a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, बी से बी, सी से सी, ए से ए कट जाएगा। ऐसे इसको देखो तो मैंने देखो कौन सा तरीका अपनाया है, ये तरीका वो है जो आपको सॉल्व करके देखेंगे बड़ा लेंदी निकलेगा, और प्रॉपर्टीज से क्या फायदा होता है वो यहाँ पर था, देखो इसे आप ताल्लुक सॉल्व करते रहना, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कैसे होगा, अब यहाँ से देखिएगा कैसे निकलेगा। तो वैल्यू बनती है आपकी, मैं करता हूँ यहाँ पर, मैंने फॉर्मूला लगाया कि C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है ना, डिटरमिनेंट के लिए। और क्या किया मैंने, इसको मैंने शो किया है आपके C1 में, चेंजेस शो किया मैंने C1 में कि इन तीनों को जोड़ रहा हूं मैं, तो देखो क्या होता है। C1 ये वाला है तो मैंने जोड़ा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, यहाँ से b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, यहाँ से c माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, सी में चेंज है, C2 में कोई चेंज नहीं है तो b माइनस सी माइनस ए माइनस बी रहा, C3 कॉलम में कोई चेंज नहीं है तो c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। अब यहाँ से देखो b से b कैंसिल हुआ, c से c कैंसिल हुआ, a से a कैंसिल हो गया, यहाँ पर c से c हुआ, a से a हुआ, b से b हुआ, यहाँ पर a से a हुआ, b से b हुआ, a c से c हुआ। तो वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, इस तरीके से आ रही है कि डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू, ये पूरा देखो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, C2 बचा है हमारा b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, ये c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। मैंने एलिमेंट्री ऑपरेशन भी लगा दिया जो हमने सीखे थे एलिमेंट्री ऑपरेशंस, और प्लस मैंने प्रॉपर्टीज भी देख रहा हूँ एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट में कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम जीरो होता है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। ये तुम्हें सिद्ध करना था, प्रूव्ड, और बाकी आप उसे सॉल्व करते तो बहुत टाइम लगता। क्लियर है? आई थिंक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। वो क्वेश्चन है आपका
2765 एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2765 3875 3875 5986 5986 वो करें इसकी वैल्यू निकालो डिटरमिनेंट की। सपोज करो ए डिटरमिनेंट दिया हुआ है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है वो क्या है। अब सॉल्व करूंगा तो बड़ा टाइम लगेगा कि 2 फिर इनका बनाऊंगा, फिर -7 फिर दूसरे को 3 8 इनका बनाऊंगा, बड़ा टाइम लगेगा। मुझे लग रहा है प्रॉपर्टीज का यूज हो सकता है क्या। तो पहले मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन देख रहा हूँ। एलिमेंट्री ऑपरेशन मैंने देखा, मैं लिखता हूं कि C2 में चेंज किया मैंने कि 9C2 में 9 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। देखो तो क्या बनता है कि डिटरमिनेंट ऑफ A इजकल टू 2 3 5 9 का किया तो 9 7 जा 7 9 जा 63 होता है बेटे, 8 9 जा 72 होता है और 9 9 जा 81 होता है। और ये आपका 65 दिया हुआ था, ये 75 दिया हुआ था, ये 86 दिया हुआ था। हाँ जी कुछ दिया। अब मैं एक और एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहा हूँ, मैं C3 में चेंज कर रहा हूँ। किस तरीके से कि C3 माइनस C2, देखो क्या आता है। तो 2 3 5 क्योंकि C1 तो मैं टच ही नहीं किया, चेंज C3 में, C2 भी चेंज नहीं किया मैंने, कुछ टच नहीं किया है। 73 72 81 बस63 में देखो, C3 में लिखा है C3 माइनस C2, तो C3 माइनस C2 तो 65 माइनस 63 इजकल टू 2, 75 72 दैट इज 3, 86 माइनस 81 दैट इज 5। अब मुझे क्या दिख रहा है इसमें ऐसा करने पर कि दो रो एक जैसी हो गई हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। प्रूव, ये आंसर हो गया। वैसे सॉल्व करते रहते, सॉल्व करके देख लीजिएगा, उससे भी उतना ही आंसर आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था इन प्रॉपर्टीज़ का कमाल कि कैसे आपके डिटरमिनेंट जो कि जिनको सॉल्यूशन करने में टफेस्ट सिचुएशन आ सकती है, तो प्रॉपर्टीज़ और एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज़ करके हम बड़ी ईजिली ही उस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। So dear students, please like, subscribe and share my video, and if you have some query or problem, then please give me your reply in the comment box so could I understand and try to solve it. Okay dear students, okay, thank you.